नमस्कार दोस्तों। एक समय ऐसा था जब भारत जैसी पावन भूमि पर बहुजन समाज के राजाओं का शासन होता था। उस समय इस देश में चारों तरफ खुशहाली, समृद्धि और शांति होती थी। उस समय ज्ञान विज्ञान हमारे देश में फैल रहा था और दुनिया के लोग पढ़ने के लिए हमारे देश में आते थे। हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान का केंद्र थे। भारतीय ज्ञान पूरी दुनिया में जगमगा रहा था। हमारे देश में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और मूल्यवान चीजों के भंडार थे। पूरी दुनिया के लोग व्यापार करने के लिए भारत देश आते थे और यहां से कीमती चीज दूसरे देशों तक ले जाते थे। तब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन हमारे देश में बाहर से कुछ आर्य लोग आए। उन्होंने शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर बहुजन राजाओं से उनके राज्य छीन लिए और बहुजन समाज के लोगों को हजारों जातियां में बांट दिया ताकि यह लोग कभी संगठित ना हो सके और शासन पर कब्जा ना कर सकें। बहुजन समाज को जातियों में बांटकर हजारों सालों तक उनका शोषण किया गया और उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। लेकिन समय बदला और इस देश में भारत माता के महान सपूत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उन्होंने हजारों साल से फैली हुई जातिवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया और इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना की। बाबा साहब ने इस देश को एक महान संविधान दिया जिसमें बहुजनों को उनके हर अधिकार दिए। आज भारतीय संविधान की छाया में इस बहुजन समाज के लोग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे बहुजन युवा नेता के बारे में बताएंगे जिन्होंने बाबा साहेब के मिशन को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। एक ऐसा नेता जिसने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। वह नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। आजाद का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के छुट्टमपुर के पास ढड़कौली गांव में हुआ था। उन्होंने स्थानीय जिला कॉलेज से अपनी कानून की डिग्री पूरी की। चंद्रशेखर आजाद को पहली बार 2015 में संकट का सामना करना पड़ा जब उन्होंने एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, ढड़कौली के महान चमार आपका स्वागत करते हैं, जिससे दलितों और ठाकुरों के बीच तनाव पैदा हो गया। उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद भीम आर्मी का आयोजन शुरू किया और कई युवाओं को इसमें शामिल किया गया। भीम आर्मी की स्थापना 2015 में आजाद ने की। सामाजिक न्याय के प्रति आजाद की प्रतिबद्धता उनके पिता एक स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा सामना किए गए अन्याय से उपजी है, जिन्हें, जैसा कि कहानी है, भोजन और पानी के लिए अपने बर्तन खुद लाने के लिए कहा गया था। चंद्रशेखर ने दलित छात्रों के साथ स्थानीय एएचपी इंटर कॉलेज में होने वाले भेदभाव को उजागर किया, जिसमें बेंच साफ न करने और पानी न पीने जैसी साधारण बातों के लिए दलित छात्रों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया। इस तरह के जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। चंद्रशेखर ने अपनी प्रेरणा को समझाते हुए कहा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न सिंह ने भीम आर्मी जैसे संगठन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए कहा कि भीम आर्मी ने न केवल जातिगत उत्पीड़न से लड़ने का प्रयास किया, बल्कि इसने पाठशालाएं भी शुरू की जहां वरिष्ठ दलित छात्र सरकारी स्कूलों में शिक्षण की खराब गुणवत्ता को दूर करने के लिए अपने कनिष्ठों की मदद करते थे। पहली पाठशाला में सहारनपुर के फतेहपुर भादो गांव में स्थापित की गई थी और अगले वर्षों में संख्या बढ़ती गई। केवल सहारनपुर में बल्कि इसके पड़ोसी जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में भी लगभग 350 स्कूल थे। सहारनपुर के शब्बीरपुर और रामपुर गांवों में दलित समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दलित विरोधी हिंसा भड़क उठी जब उन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए ठाकुर समुदाय के सदस्यों द्वारा शुरू की गई शोभा यात्रा का विरोध किया। दलितों ने आरोप लगाया था कि उक्त यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं थी। इस घटना में 60 दलितों के घर जला दिए गए। 9 मई 2017 को शब्बीरपुर गांव में भीड़ की हिंसा भड़क उठी जब पुलिस ने भीम आर्मी के नेतृत्व में गांधी मैदान में एकत्र हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर लाठी चार्ज किया। भीम आर्मी ने प्रभावित
दलित परिवारों को मुआवजा देने और हमलावरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। हमलों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अभूतपूर्व लाठीचार्ज के बाद हुई हिंसा निश्चित रूप से निंदनीय थी, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस हिंसा में कोई भी मारा नहीं गया या गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां चंद्रशेखर ने एक जोशीला भाषण दिया। चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर कई आपराधिक मामले अन्यायपूर्ण तरीके से थोपे जाने के अलावा उन पर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA भी लगा दिया गया था। यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा था, जबकि वास्तव में वे शिक्षा को सुलभ बनाकर दलित समुदाय में चेतना जगाने और उन्हें सशक्त बनाने का अनुकरणीय कार्य कर रहे थे। वास्तव में भीम आर्मी का उदय दलितों के संघर्ष की पाठ्यपुस्तक में एक नया अध्याय है और यह भारत के दलित आंदोलन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख के राजू ने स्क्रॉल से कहा, सहारनपुर में हुई घटनाएं और जंतर मंतर पर हजारों दलितों का जमावड़ा सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी दलितों का समर्थन हासिल करने में सफल नहीं रही है। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी ने कथित तौर पर मुसलमानों को भी उत्साहित किया है। चंद्रशेखर ने खुद चलचित्र अभियान से कहा कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा नहीं है, ब्राह्मणवाद है। चंद्रशेखर आजाद ने 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लड़ा और भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे। आज चंद्रशेखर आजाद सांसद बन चुके हैं और दलित पिछड़ों की आवाज संसद में बुलंद कर रहे हैं, जिनका हर कदम, हर फैसला समाज के सबसे वंचित और कमजोर तबकों को न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया है। यह बात आपको समझनी होगी कि राजनीति में दलितों का कोई हक नहीं छोड़ा गया है। ब्राह्मणवादी पार्टियों द्वारा धीरे धीरे संविधान को मिटाने की साजिश रची जा रही है। आरक्षण जो हमारे समाज की रीढ़ है, उसे खत्म करने की चालें चल रही हैं और अगर यह जारी रहा तो दलित समाज फिर से उस गुलामी में लौट जाएगा जिसे बाबा साहेब ने तोड़ा था। सोचिए आज हमारे साथ क्या हो रहा है। देश के कोने कोने में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में राम मंदिर जैसी पवित्र जगह पर एक बहन का बलात्कार कर दिया गया। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, वे सिर्फ हमें आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दल बार बार दलितों के खिलाफ कानून को कमजोर कर रहे हैं। पहले SC ST एक्ट को कमजोर किया गया, अब आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। हमें लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। चंद्रशेखर रावण भाई जैसे नेता आज हमारे लिए खड़े हैं, लेकिन क्या हम उनके साथ खड़े हैं? जब बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया और उन्होंने कहा था कि जागो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन आज हम सो रहे हैं। हमें उठना होगा और यह समझना होगा कि अगर हम अभी नहीं जागे तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। दोस्तों, सोचिए, जब भी कोई दलित नेता खड़ा होता है तो क्यों उसे झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है? क्यों हमारे समाज के लोगों को दबाने के लिए फर्जी खबरें फैलाई जाती है? यह इसलिए है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि दलित समाज आगे बढ़े। उन्हें डर है कि अगर दलित समाज संगठित हो गया तो उनका पाखंड खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें इनकी चालों को समझना होगा। याद रखिए, हमें किसी भगवान ने अधिकार नहीं दिए, हमें अधिकार बाबा साहेब ने दिए, जिन्होंने संविधान लिखा। और अगर आज हम चंद्रशेखर रावण भाई जैसे नेताओं का समर्थन नहीं करेंगे तो ये लोग संविधान को भी खत्म कर देंगे, और जब संविधान नहीं रहेगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारी पहचान, हमारा सम्मान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह वक्त है जागने का, यह वक्त है लड़ने का, यह वक्त है संगठित होने का। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा अस्तित्व खतरे में रहेगा। चंद्रशेखर रावण भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए खड़े हो रहे हैं? अब समय आ गया है कि हम हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
अपने अधिकारों के लिए लड़े और उन लोगों को दिखा दें जो हमें दबाना चाहते हैं कि दलित समाज अब जाग चुका है। चंद्रशेखर रावण समाज की नई उम्मीद हैं, जिनका नाम सुनते ही एक ऐसी छवि सामने आती है जो अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़ी है। यह वह व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी को समाज के कुछ लिए तबके के लिए समर्पित कर दिया। उनके संघर्ष का सफर सहारनपुर के छोटे से गांव घर गोली से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी की स्थापना इसलिए की ताकि दलित समाज को न्याय दिलाया जा सके। एक समय था जब दलितों को अपने ही गांवों में स्कूल जाने से रोका जाता था। शिक्षा जो समाज को जागरूक और सशक्त बनाती है, वहीं दलित समाज से छीन ली गई थी। लेकिन रावण ने इसे चुनौती दी। उन्होंने भीम पाठशाला शुरू की, जहां बच्चों को पढ़ने का मौका दिया गया। उनका संघर्ष यहीं नहीं रुका। जब सहारनपुर में दलितों पर अत्याचार हुआ, तब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। हाथरस कांड जैसे मामलों में जहां बड़ी पार्टियां चुप थीं, वहां चंद्रशेखर रावण सड़कों पर उतरकर अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। उनका हर कदम इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ बातों के नहीं बल्कि काम के नेता हैं। चंद्रशेखर रावण ने आजाद समाज पार्टी की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए कि दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीति में उनकी सही हिस्सेदारी मिले। शिक्षा, हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की योजना, रोजगार जातिवाद से प्रभावित नीतियों को खत्म करके हर व्यक्ति को समान अवसर दिलाने का सपना, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान देने की लड़ाई, स्वास्थ्य सुविधाएं हर गरीब को मुफ्त मिले। चंद्रशेखर रावण सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि वह आवाज है जो इस देश के वंचितों और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए गूंज रही है। चंद्रशेखर रावण के पास वह ताकत है जो किसी भी बड़ी पार्टी को हराने के लिए काफी है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर रावण की नहीं है। यह लड़ाई आपकी आने वाली पीढ़ियों की और इस देश के भविष्य की है। बीजेपी ने आपको केवल वादों और नफरत के सहारे गुमराह किया है, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने आपको एक नई उम्मीद भी है। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे जो इस देश को एक नई दिशा देगा? क्या आप उस नेता का समर्थन करेंगे जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मजबूत बना रहा है? चंद्रशेखर रावण सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसी ताकत जिसने दलित, वंचित और शोषित समाज को उनके अधिकारों के लिए लड़ने का हौसला दिया। सहारनपुर के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह संघर्ष आज एक राष्ट्रीय क्रांति का रूप ले चुका है। चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी के जरिए उन लाखों दलितों को एकजुट किया जिन्हें सदियों से शिक्षा, रोजगार और सम्मान से वंचित रखा गया। उन्होंने उन बच्चों के लिए स्कूल खोले जिन्हें मनुस्मृति की सोच के कारण शिक्षा से दूर रखा गया था। हाथरस की घटना हो या सहारनपुर की हिंसा, चंद्रशेखर रावण हर बार शोषित समाज के साथ खड़े दिखे। ब्राह्मणवादियों ने संविधान को कमजोर करने की साजिशें रची ताकि दलितों और वंचितों के अधिकार छीन लिया जाए। शिक्षा और रोजगार की जगह धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोरने का खेल खेला गया। उनके शासन में सरकारी संपत्तियां अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को बेच दी गई, जिससे देश का आम आदमी और गरीब होता गया। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने न केवल दलितों को संगठित किया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि अगर आप खुद के हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई दूसरा आपके लिए नहीं लड़ेगा। चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जरिए यह संदेश दिया कि शिक्षा और संगठन ही वह हथियार हैं जो समाज को शोषण और अन्याय से मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने दलित समाज को यह एहसास कराया कि वे किसी से कम नहीं हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े होना ही असली राजनीति है। चंद्रशेखर रावण ने हर उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जो दलित समाज से जुड़ा हुआ था। उन्होंने जातिवादी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ी और यह साबित किया कि असली नेता वही है जो अपने समाज के लिए खड़ा है। बाबा साहेब, जिन्होंने हम दलितों को सिखाया कि हमारे पास खुद का संविधान है और हमें उसे बचाने के लिए हर कीमत चुकानी होगी। बाबा साहेब का सपना यही था कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़े और चंद्रशेखर रावण भाई उसी सपने को सच करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं।
विजय थलापति जैसे युवा नेता अब हमारे बीच है। यह युवा नेता समाज में बदलाव के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। उनका सामर्थ्य, उनकी दृष्टि और उनका युवा जोश यह दिखाता है कि हम सब मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं और देश में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। यह नेता केवल चुनावों में नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में हमारी तकलीफों को समझते हैं और हमें एक बेहतर भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब वक्त आ चुका है कि हम सभी यह समझें कि इस संघर्ष में हमारे साथ खड़े हुए लोग बहन मायावती और विजय थलपति, यह सब हमारे अधिकारों के लिए लड़ने वाले साथ ही हैं। जब यह नेता एकजुट होते हैं तो उनका सामूहिक बल इतना बड़ा होता है कि कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। जब हम सब साथ होते हैं तब कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हमें अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। यह लड़ाई हमारे सम्मान, हमारे अधिकार और हमारी पहचान की लड़ाई है। पढ़ाई हमारे भविष्य के लिए है। क्या हम उस दौर में वापस जाना चाहते हैं जहां हम कूड़ा उठाने वालों की तरह बिना सम्मान की जी रहे थे? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास वही हालात हों जो हमारे पास थे? अब वक्त है हमारी एकजुटता का। हम सबको एक साथ खड़ा होकर यह दिखाना होगा कि हम चंद्रशेखर रावण के साथ हैं, हम मायावती और विजय थलपति के साथ हैं। अपनी एकजुटता दिखाने का हमारे पास वह ताकत है जो मनुवाद को ध्वस्त कर सकती है। हम सब एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और न्याय मिले। यह लड़ाई हमारी है, यह लड़ाई हम जीतेंगे। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण 2027 का विधानसभा चुनाव जीतकर यूपी के मुख्यमंत्री बने? अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी बात चंद्रशेखर तक पहुंच सके और चंद्रशेखर को लड़ने की हिम्मत मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।